भाई यूपी टेट 2025 या जिसका एग्जाम यूपी टेट का 2026 में होने वाला है, आपको पता है 30 और 29 जनवरी उसके लिए प्रस्तावित की गई है ना। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। अभी तक आपने अगर लगातार वीडियो देखी है तो आप पाए होंगे कि अब से पहले जो क्वेश्चन थे वो सब के सब क्वेश्चन ऐसे ही थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ऐसे क्वेश्चन भी साथ में शामिल करने वाला हूं जो आगे आने की उम्मीद है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आज हम कवर करने वाले हैं। बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए करते शुरुआत। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूं, इस सीरीज से इतना तो पक्का है कि अगर आप इस सीरीज को मन लगाकर पढ़ते हैं, इस सीरीज को मन लगाकर देखते हैं, नोटबुक लेकर और पेन उठाकर बैठ जाओ, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपके 30 क्वेश्चन में से 28 से 29 नंबर आना पक्का है मैथमेटिक्स में, है ना। अब आप ये कहोगे 28 से 29 क्यों कहा जी, 1 नंबर या 2 नंबर कहाँ गायब कर दिया? तो वो 1 नंबर या 2 नंबर में इसलिए उसे गायब कर रहा हूं क्योंकि जो पेडागोजी क्वेश्चन आया था ना, कभी कभी किसी राइटर का नाम पूछ लिया, किसी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, तो वो आप हो सकता है गलत कर दो। ये बात वैसे क्लियर है कि जब मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन उन्हें भी शामिल करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार वो निकल जाते हैं माइंड से, लेकिन जिनको याद करने की क्षमता ज्यादा है उन्हें याद रह जाते हैं, है ना। चलिए, तो हम शुरुआत करने वाले हैं शानदार क्वेश्चंस की। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताओ भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आराम से बताऊंगा, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। इतना बात जरूर है कि अगर आपने वीडियो मेरी सारी की सारी पूरी देखी है तो आपको दिल और दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी, आपको कहीं से कहीं तक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए करते शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताओ, ये क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन देखो, 20% बढ़ाया, 20% कम कर दिया और कमी या वृद्धि प्रतिशत में पूछी है, तो यहाँ पर इसका कोई रोल ही नहीं बचेगा। जब परसेंटेज में चीजें बढ़ाई है, परसेंटेज में कम करी और परसेंटेज में उत्तर पूछा है, आंसर पूछा है, तो भैया परसेंटेज में आंसर निकाल देंगे। घर की बात घर में रह जाएगी, हमें 350 की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। कैसे करेंगे मैं कह रहा हूँ वही देखो, 20% यहाँ लगा दो आप। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आता है आपको पता होगा, x + y + xy अपॉन 100 ही सक्सेसिव का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता तो इसे नोट कर लो, आपके एग्जाम में हर जगह काम आएगा ये, है ना। कई तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सबको समझना आराम के साथ। यानी पहले 20% की वृद्धि हुई है तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया, फिर 20% की कमी हुई है, तो कमी वाली वैल्यू को माइनस में लिखोगे तो -20 हो गया, ठीक है। प्लस पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, कमी होने की वजह से मैंने -20 लिखा, बटे में 100 हो गया, ठीक है। आप कोई दिक्कत यहां तक? आप कहो नहीं जी, प्लस का 20 माइनस का 20 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यानी प्लस माइनस माइनस का आएगा, यानी -4% उत्तर आ रहा है। -4% का मतलब ये है कि भाई हानि हुई है, यानी कमी हुई है। कितने परसेंट की? 4% की। अगर आपका आंसर प्लस में आता तो वृद्धि मानी जाती, आंसर माइनस में आया है तो इसका मतलब कमी हुई है। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा आप याद रखना हमेशा, क्या है दूसरा तरीका, कि अगर जितनी परसेंट संख्या बढ़ाई है उतनी परसेंट कम हुई हो, तो इसका जो फाइनल परसेंटेज निकलता है वो होता है माइनस में ही x² अपॉन 100, ठीक है। यानी हमेशा इसमें कमी होगी और फॉर्मूला बनता है x² अपॉन 100। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 20 है, भाई 20% ही बढ़ा, 20% ही घटा है, यानी सेम परसेंटेज में बढ़ा है और सेम परसेंटेज में घटा है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे -x² अपॉन 100, ठीक है। भाई 20 का स्क्वायर आप करोगे तो 400 आ जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, ठीक है। माइनस था इसलिए माइनस का 4 आंसर आ गया, यानी 4% ही कमी हो गई है।
ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। एक और तरीका बता दूं? चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, समझ में अगर ना आए तो मुझसे कमेंट करके जरूर बताइए देना। मुझे कोई शिकवा शिकायत अगर आपको मुझसे हो तो वही साझा मेरे साथ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने तो क्या है, बस देखो मैं और आप एक ही बात है, यूपीटेट मेरा क्वालिफाई है ना। चलो ठीक है, आ जाओ। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? एक आयताकार बाग है, इन्होंने बोला कि जी एक आयताकार बाग है, बोलो ठीक है, जिसकी चौड़ाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई, ये क्या है, ये है लंबाई और ये चौड़ाई। इसने बोला है जो चौड़ाई है उससे 4 मीटर अधिक है लंबाई। मैं बोला ठीक है जी, तो जो एल हो गया ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मैंने ये बात लिख दिया। ठीक है, यहां से एक बात हमें ये क्लियर होगी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका क्या दे रखा, अर्ध परिमाप दे रखा है। बाग की लंबाई वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर मीटर की होगी, हमसे पूछा है। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है कि जी आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा हमसे, इसने हमें दे रखा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब ये हो गया इसका आधा, 2 से मैंने भाग कर दिया। जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, इसका मतलब मुझे L प्लस बी जो है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है ना। L प्लस बी जो है वो 36 मीटर दे रखा है। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। अब रख लो, जो L है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी मैं L की वैल्यू b प्लस 4 रख दूं। आप कहोगे रख दो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 36 बराबर L की जगह तो मैंने लिख दिया b प्लस 4, ठीक, और प्लस b, है ना। अब एक बी हो गया, एक बी हो गया, कितने हो गए, 2 बी हो गए, यानी 36 बराबर 2 बी और प्लस का 4। प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 36 में से जब मैं 4 माइनस कर दूंगा इधर लाके, और इधर बच जाएगा 2b। 36 में से 4 माइनस करा तो कितना आ गया, 32, और ये किसके बराबर हो गया, आप कहेंगे 2b के बराबर हो गया जी मास्टर साहब। ये तो कोई बात नहीं, काट लो। देखो 2 से आप काट लोगे कितने पे जाएगा, 16 पर, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो 16 आ गई। बी कितनी आ गई, 16 आ गई। हमसे क्या पूछा, बाकी लंबाई पूछी है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, आप कहोगे 4 अधिक है ना। यहाँ पे देखो बी कितना आ गया, हम क्या कह रहे हैं, जो लंबाई है वो b प्लस 4 है, और b की वैल्यू आपने नीचे निकाली है अभी 16, इसमें 4 और ऐड कर दोगे यानी 20। इसके लिए सही आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन ए। क्या है जी, जो कि है ऑप्शन ए। सही है जी, कोई डाउट बताओ भाई, कोई डाउट है किसी तरह का? आप कहोगे नहीं जी, डाउट का तो मतलब ही नहीं चलता। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे? बताओ इसका आंसर बताओ। दो संख्याओं का योग 36 है, उसका मैसे और लैसे क्रम से 3 और 105 है, उनके वीत क्रमों का योग हमसे पूछा है, कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए। क्वेश्चन ने पूछा उनके वीत क्रमों का योगफल क्या होगा। मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये कह दूं कि जी एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इनका जो वीत क्रम होगा वो 1/a होगा, और दूसरा जो होगा वो 1/b हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/b हो जाएगी, है ना। इसका a का वीत क्रम 1/a हो गया, b का वीत क्रम 1/b हो गया। इनके वीत क्रमों का योग पूछा, योग पूछा तो मैंने बीच में प्लस लगाया और योग करने बैठ गया। जैसे मैंने योग करने बैठा तो a और b यहाँ से एलसीएम आ गया, ए बी, ए से a खत्म हो गया तो भाई b एकम b आ गया, प्लस b से b खत्म हो गया तो a एकम a आ गया। यानी मुझे क्या चाहिए, a प्लस b, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ चाहिए। दोनों संख्याओं को जोड़ तो मुझे दे रखा 36, और दोनों संख्याओं को गुणनफल चाहिए, गुणनफल नहीं दे रखा। तभी एक मुझसे बोले मास्टर साहब एक बात बताओ, हमने एक बात पढ़ी क्या, कि जो पहली संख्या होती है
और दूसरी संख्या होती है उसका जो गुणनफल होता है वो उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये तो पढ़ा होगा आपने। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होती है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वो आपके में से और लैसे के गुणा के बराबर होगा, है ना। यानी 3 की गुणा अगर मैं 105 में कर दूंगा तो ये हमें इनकी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल मिल जाएगा। बोले हाँ यार, बात तो क्लियर होगी, कर लो। दोनों संख्याओं का जोड़ जो हो, गुणनफल जोड़ तो हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना, 36, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आप कहोगे? 3 गुणा 105 है जी। काट लो जिसको काट सको। काटने की बात जब आई तो आप तो बताइए, काटने के मामले में आप कहाँ पीछे रहते हो? किसी ने आपका काटा, किसी का आप काट लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पर चला गया और कट जाएगा। काट दो जी, किससे काटो? 3 से काट दो। 3 चौक 12, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, यानी 4/35 आ गया। कितना आ गया जी? 4/35 आ गया है हमारे पास। ऑप्शन सी है। क्या है जी? ऑप्शन सी है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत होगी यहां तक? नहीं होगी ना? ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्ष में इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35 और 421, 421, 42, 421 ना जी, 42 है वो। 42 है, देख लो 42 है। आयु का परिसर बताओ, बता सकते हो आप? परिसर जानते हो आप निकालना? हाँ? देखो कैसे करोगे। परिसर का मतलब होता है रेंज। इतनी बात याद रखना। कितनी? इतनी बात याद रखना, जो रेंज होती है वो होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो दे रखी हो उसमें से सबसे छोटी वाली को माइनस करेंगे, वही परिसर है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है तो आप कहोगे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है जी 31, 41, 28, 54। 54 से बड़ा है कुछ? सबसे बड़ी दे रखी है 54। सबसे बड़ी क्या दे रखी है? आप कहोगे 54 दे रखी है सबसे बड़ी, माइनस सबसे छोटी क्या दे रखी है? 28। 28 से छोटा है 27। 27 छोटा है 23। 23 से छोटा ना कुछ भी, है ना। 23 से छोटा ना कुछ भी, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 23। हमने 54 में से 23 माइनस करा तो भाई 31 आ गया। कितना आ गया? 31 आ गया। 31 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखना, अगर आपसे रेंज पूछ ले, परिसर पूछ ले, तो परिसर का मतलब इतना सा है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करनी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज का मतलब सिर्फ इतना था। क्वेश्चन आया हुआ यूपीटेट 16 2016 पेपर 1 में, ये क्वेश्चन आया हुआ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसे मैं घर से बना कर लेकर आया हूँ, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसके ऑप्शन में अपने आप सेट करे हूँ। सारे क्वेश्चन PYQS है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो आप अपने आप बिल्कुल बेहतरीन शानदार काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 पर शाम को चली और अपने स्थान पर 17 घंटा 42 मिनट बाद पहुंचती है। अगले गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कर दोगे? ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं वैसे इसे करने में, छोटी सी बात है। देखो, शाम को 7:29 पे ट्रेन निकली, कोई दिक्कत नहीं, और 17 घंटे 42 मिनट का टाइम लगा। तो मैं ये कह रहा हूं 29 और 2 कितना हो गया? 9 और 2 कितना हो गया? 11। एक लगा हासिल, 4 2 6 और 1 7, 71, और इसे आप जोड़ोगे 7 दूनी 14 और 1 का 1। यानी यहां आप देखो तो 14 घंटा 71 मिनट आ रहे हैं। 14 घंटे का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ PM, यानी शाम की बात ही।
अगर ये पीएम शाम की बात थी तो 12 घंटे बाद, मैं सबसे 12 माइनस कर लूं, कितना बचा? 2 घंटे 71 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? 7:29 पे चली है, 17 घंटा 42 मिनट टाइम मिला लगा। कितने हो गए? जोड़ गलत कर दिया ना मैंने, 7 दूनी 14, हाथ से लगे 24 घंटे हो गए। कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। ठीक, बात यह है 24:71 पहुंचेगी। 24:71 का मतलब क्या है? समझ रहे हो बात को? 24 बजने का मतलब है कि ये रात शाम को चली थी तो अगले दिन सुबह को पहुंचेगी एएम वाले टाइम में, है ना। 24 बजने का मतलब 12 बज गए पूरे पूरे, 71 मिनट की बात है। यानी 12 बज गए अगर, तो 12 बज के पूरे पूरे 71 मिनट का मतलब 60 मिनट इधर ले लो, 1:11 मिनट हो रही होंगी, 1:11 मिनट हो रही होंगी। और टाइम क्या आएगा? 24 घंटे हो गए, 24 बज रहे, क्या कन्फ्यूजन है? पीएम आएगा, दोपहर के पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है जी, दोपहर को ये पहुंचेगी अपने स्टेशन पर, पीएम ही आएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7:29 पे चलिए, 17 घंटे 42 मिनट का टाइम लगा, यानी 24 घंटे हो गए पूरे। 24 घंटे 71 मिनट का हिसाब किताब बनना है यहाँ। 24:71 का मतलब ये है कि 24 में आप करोगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 बज गए, 24 घंटा लगा लो या तो। गड़बड़ है क्या? देख रहे हो क्या हाल हो रहा? 7:29 पे चली और 17 घंटे 42 मिनट का टाइम लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये 7 बजे से अगर चली है तो 7 5 12, रात को 5 घंटे बाद रात के 12 बज जाएंगे, 5 घंटे बाद रात के 12 बज जाएंगे, बचे कितने? 7 5 12, फिर 12 बज गए, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, देखना जरा क्या होगा इसका आंसर। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण और बन जाए। देखो, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन आप जब करते हैं, आप लिखोगे 269, इसको लगाओगे भाग विधि से, भाग वो निकालोगे इसका वर्गमूल, क्या निकालोगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे। आपसे निकालने आते होंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाया और एक ये बना दिया। ठीक है, अब आप काटोगे इसे कितने पर? 1 पर। एक एकम 1 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। हमें ऐसा नंबर लेना होता है, जो नंबर यहाँ लिया वही नंबर यहाँ लेंगे और दोनों को गुणा करने के बाद या तो इसके बराबर आए या इससे कम रहे, है ना। एक एकम 1 हो गया, जितनी बार यहाँ पर जाता है उसे यहाँ पर ऐड करके फिर लिखते हैं नीचे को। एक, एक और एक कितना हो गया? 2, 2 में से 1 गया, यहाँ से बचा 1, उतार लिया आगे 6 और 9, दोनों को जोड़ा पूरा उतारते हैं, इस बात का पता होगा। अब ये कितने पर जाएगा? अब इसे भेज दो, 2 8 16, 7 पर भेज देते हैं, यहाँ 7 और यहाँ भी 7, 7 7 49 का 9, हासिल लगा कितना? 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? आप कहोगे 18 हो गया, यानी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, हमें ज्यादा ही लेना। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा कितनी संख्या जोड़ी जाए। अब इसमें से इसे घटा लो, 9 में से 9 गए 0, 8 में 6 गए 20, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली संख्या जो 20 कम है, अगर इसमें 20 और जोड़ दूं तो ये 289 हो जाती, जो कि 17 का स्क्वायर बन जाती, है ना। तो यानी मुझे 269 में 20 और जोड़ता तो ये पूरी पूरी कट जाती, यानी ऑप्शन डी सही। 20 जोड़ने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 20 जोड़ने पर ये संख्या क्या है?
पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर। इसका आंसर बता सकते हो आप? देखो करते हैं 9 की पावर 2x-1 दे रखा है, बराबर 2 की पावर 5-5 दे रखा है। x की वैल्यू हमसे पूछिए, कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे 9 की पावर 2x-1 दिया हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? तो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 25, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। क्या है? 32 है, 32 माइनस कर दिया 5 को, यानी 9 की पावर 2x-1 तो यहाँ ऊपर घात में, और इधर हमने माइनस करा तो 32, 32 में से 5 गया, कितना बचा? 27 बच गया। इधर 27 लिखा हुआ, इधर 9 लिखा हुआ, तो मैं 9 को भी 3 की फॉर्म में लिख लेता हूँ और 27 को भी। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी लिख देंगे, तो मैंने 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ घात में 2x-1, कोई बात नहीं है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी? 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर घात 2 है, ये इधर जाकर गुणांक में होगी। आपको पता होगा कि अगर a की पावर n दे रखे और इसकी पावर m है, तो a की पावर n गुणा m हो जाती है ना? तो गुणा कर लो। देखो 3 की पावर 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2 बराबर नीचे आ गया 3 की पावर 3। अब आप देखोगे कि भाई इसका जो बेस है 3 है, इसका जो बेस है ये भी 3 है, और जो इसका बेस है ये भी 3 है। जब बेस बराबर होता है तो हम पावर को आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी ये भी 3 की घात ये है और ये भी 3 की घात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब बेस बराबर होता है तो पावर को बराबर बराबर तुलना कर लेते हैं, यानी 4x-2 इज इक्वल टू, यहाँ बराबर में 3 है ना घात, तो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 4x तो यहाँ रहेगा रहेगा, 3 माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यानी 4x बराबर 3 और 2 कितना हो गया? 5, और x बराबर हो गया 5 बटे में, भाई 4 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा 4, यानी x की वैल्यू 5/4 आ गई। 5/4 हमारे पास है, ऑप्शन डी है ना? एक ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी भी है, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, वो माइनस का है। ऑप्शन डी सही होगा, प्लस वाला। ऑप्शन डी सही होगा, प्लस वाला, है ना? ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप कैसे करोगे? कर लोगे? बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप करके देखो कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी आपकी इस क्वेश्चन को करने के लिए। वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना? चलिए, अच्छा लगेगा हमें भी, आपको भी अच्छी खुशी फील होगी लाइक करने के बाद। चले, हम बात कर रहे हैं इसकी। ये बोल रहा है यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अधिक कर दी जाए, तो वह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप x मान के करोगे, समय बराबर करके करोगे, तो वहां बनेगी द्विघात समीकरण, जिसकी वजह से क्वेश्चन ये हार्ड होगा, लंबा होगा, टाइम टेकिंग बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन सा साधारण सा तरीका, समझना मेरी बात को ध्यान से समझना। इधर देखो, ये कह रहे हैं मैं इधर रख ली स्पीड और इधर लिख ली टाइम। ठीक, इन्होंने क्या करा, स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से टाइम जो है वो 2 घंटा कम लग रहा है। यही बात तो बोले, ठीक है। यानी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ रही है तो जो टाइम है वो 2 घंटा कम हो रहा है। अगर यही स्पीड 5 की दुगनी यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो ये टाइम 4 घंटा कम लगेगा, है ना? और अगर ये 15 के पहुंच जाए तो 2 या 6 घंटा कम लगेगा, और 5 चौक 20 की स्पीड बढ़ा दी जाए तो भाई 2 चौक 8 घंटे का टाइम कम लगता। ये हम कब तक करते हैं? ये हम जब तक करते हैं
जो हमें यहाँ दूरी दे रखी है ना किलोमीटर वाली, इसके बराबर ना पहुंच जाए इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें कुल कितना चलना, हमें तो 300 किलोमीटर चलना है ना, हमें 300 किलोमीटर जाना। यानी अगर मेरी स्पीड 5 की है तो 2 घंटे टाइम कम लग रहा है, 10 की बढ़ा दूं तो 4 घंटे टाइम कम लगेगा। ऐसे दोनों गुणा करने के बाद हमें, आपको पता है भाई डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, वो स्पीड इंटू टाइम होती है। तो अगर मुझे ये दोनों करके स्पीड के और टाइम की गुणा करने के बाद डिस्टेंस मिल जाएगी, मैं वहीं रुक जाऊंगा। अच्छा 5 चौक 20, 5 पंज कहाँ पहुंचे, 5 10 15 20 25 अगर हो जाएगी तो ये 2 चौक 8 6 8 10 घंटे टाइम कम लगता। और अगर ये स्पीड 30 कम बढ़ा दे तो जो टाइम है ये 12 घंटे कम लगेगा, है ना। अब आप देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना कैसे, ऐसे समझ रहे हो। ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड आपकी 30 होती तो 10 घंटे का टाइम लगता, 300 किलोमीटर आ गया। अगर आपकी स्पीड 25 होती तो 12 घंटे का टाइम लगता, क्योंकि 2 घंटे कम कर दिए ना, उसके हिसाब से हम ओरिजिनल फ्रैक्शन में पहुंच गए। यानी ये हो गया कि भाई 12 देखो 12 पंजे 60, मैं इसे यहां लिख लेता हूं, 25 और 30 हो गया। टाइम जो था आपका 10 और 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल लगा 6, 12 दिन 6 और 4 24 और 6 30, यानी 300 यहाँ पे आ गया और 300 यहाँ पे आ गया थोड़ा करने पर। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो स्पीड पहले कितनी थी, वो 5 थी, 25 थी, 25 से बढ़ा कितनी कर दिए, 5 बढ़ा के 30 कर दिए। तो जहां पहले 12 घंटे का टाइम लग रहा था, अब वो घट के 2 घंटे कम लग रहा, 10 घंटे का टाइम लग रहा। बात होगी सेट, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमने बात बना दी, है ना। पहले 25 की स्पीड से 12 घंटे टाइम लग रहे, अब 30 की स्पीड से 10 घंटे टाइम लग रहा। यानी हमारे बात मिल गई, हमें पता चल गया कि इसकी पुरानी स्पीड थी वो 25 थी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, बस की सामान्य चाल क्या थी, तो 25 थी पहले, 25 है ना, वो 25 से बढ़ के अब 30 हुई है, तो टाइम 12 से घट के 10। ठीक है, आगे भी बात समझ में है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपके सामने बताओ। हाँ जी, कहाँ थे ये क्वेश्चन, देखो तीन तीन की तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है ना। तो इसके गुणज क्या होंगे, तीन के तीन क्रमागत गुणजों का योग दे रखा 99। इस तरीके से आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, आप एक देखोगे कि भाई टोटल योग जो है वो 99 है। कितनी संख्या है, तीन के तीन क्रमागत गुणज है, तीन गुणज है तीन, तो आप इसे 3 से भाग कर लो। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल बीच की संख्या मिल जाएगी। कौन कौन सी, 3 3 9, 3 3 9, यानी जो बिल्कुल बीच वाली संख्या वो 33 है। तो इसका एक गुणज तो होगा 33, 33 से पहले वाला गुणज जो होगा वो 3 का यानी 30 होगा, और 33 से आगे वाला जो गुणज होगा वो 3 ज्यादा यानी 36 होगा। हमें पता चल गया कि 30 33 और 36 को ऐड करने पर 99 आएगा, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तीन के तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, पर तीन क्रमागत गुणज है, तो 3 से भाग कर लो, हमें बीच की संख्या मिल जाएगी, यानी बीच वाला गुणज मिल जाएगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ, चलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आंसर। अच्छा दोबारा आ गए, इसे बताओ तो चलो, बताओ कैसे करोगे। हाँ जी, कैसा हुआ, क्वेश्चन आपके सामने 14/33, इसे मैं लिख देता हूं, देखो 14/33 और वही 21/22 और 42/55,
इसका में से निकालने के लिए हमसे बोला एचसीएफ निकालना। कैसे निकालोगे देखो, आपसे आते भिन्नों के एचसीएफ निकालना। आते हैं आपसे एचसीएफ निकालने भिन्नों के, कैसे निकालोगे? आपको पता है जो भिन्न होती है, भिन्नों के अंश का अगर में से निकालना है तो हम अंश का में से निकालेंगे और हर का निकालेंगे ले से। ये बात आपको पता होगी। आपने कहा हाँ जी पता पता है। तो देखो 14, 21 और 42 इन तीनों का सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तीनों काट देगी। तो आप कहो 14, 14 दिन 28, 21 को नहीं काट रहे, 14 तो होगी नहीं। 14 छोटी संख्या होती है 7, है ना। 7 जो इससे गुणा जाए, 7 दूनी 14, 7 से 21 और 7 छंग 42। यानी 7 एक ऐसी संख्या है जो 14 को भी काट रही है, 21 को भी काट रही है, 42 को भी काट रही है। इसका मतलब इसके अंश का जो में से है वो 7 आएगा। यानी ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंश में 7 यहीं पर दे रखा है। ठीक है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ना 14 कटेगा, ना 21 कटेगा, ना 42 कटेगा। फिर भी और चेक करना चाहो तो और चेक कर लो। कैसे करोगे? नीचे निकालोगे एलसीएम लेस है, 330 दे रखा है, तो हम ये चेक कर लेते क्या 330 33 से कटेगा। आप कहोगे हाँ जी कट जाएगा, 0 की तो कमी है, 10 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 22 से कट जाएगा, देखो 22 11 से भी कटता, 2 से भी कटता, ऐसे 33 11 से भी कटता, 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कट रहा है। 55 की अगर हम बात करें तो 330 5 से कट जाएगा, आप कहोगे लास्ट में 0 आ रही कट जाएगा। और 55 11 से कट जाएगा, 33 भी 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। है कोई डाउट? ये क्वेश्चन नंबर डाल लो, इसको 12 डाल। और अगर कोई डाउट हो तो इसका आंसर मुझे मतलब कमेंट में मुझसे पूछ लेना, अगर कहीं से कहीं तक कोई समस्या नजर आ रही हो तो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ भाई। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है उनके पास भी शेयर कर दो। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे लिख रहा है, 2 सही 1/3 घंटे, क्या लिखा हुआ मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 सही 1/3 घंटे लिखा हुआ, पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रहेगा, ये हमसे पूछा है। कैसे करोगे इसका आंसर? बता दो जरा, बोल दो ना जरा, बताओ। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। 1 घंटे में, 1 घंटे में पढ़ रही है 1/5 भाग, कोई दिक्कत? तो ये बताओ 2 सही 1/3 घंटे, इस घंटे को मैं फ्रैक्शन बना दूं, आप कहो 2 या 6 और 1 7, यानी 7/3 घंटे में कितना पड़ेगी? आप कहोगे 1/5 की गुणा 7/3 के साथ कर लो। इसका मतलब होगा 7 एकम 7 और 5 या 15, यानी 7/15 भाग पढ़ लेगी 2 सही 1/3 घंटे में। 7/3 घंटे में 7/15 भाग पढ़ लेगी। तो ऐसे समझो 15 में से 7 भाग तो पढ़ लिए, बचे कितने अभी पढ़ने के लिए? आप कहोगे 7 पढ़ ली तो 8 बचे, यानी 8/15 भाग बचा अभी शेष। 8/15 भाग अभी कैसा बचा है? आप कहोगे शेष बचा है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना। अगर इस तरह क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए तो आपको वास्तव में अभी और जरूरत है पढ़ने की, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो घुमावदार टाइप का, समझना लेकिन बातों को। 138 के संपूरक का कोटि पूरक पूछा, यानी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 138। सप्लीमेंट संपूरक क्या होता है? संपूरक होता है कि अगर हमें 2 एंगल दे रखे, दोनों कोण का जोड़ अगर 180 बन रहा है तो हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। और अगर हमें 2 एंगल दे रखे हैं और दोनों एंगल का सम जो है, जोड़ जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हम ये कहते हैं दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो हमसे पहले क्या बोला? इसने पहले बोला कि 138 का पहले निकालो ये संपूरक, और जो आ जाए उसका निकालना कोटि पूरक। मैं बोला ठीक है। तो 180 में से मैंने माइनस किया 138 को, तो मुझे इसका संपूरक कोण मिल जाएगा।
भाई माइनस कर लो, 10 में से 8 गए 2 बचे और 7 में से 3 गए 4, यानी 42 डिग्री आ गया इसका संपूरक कोण। कैसा? संपूरक कोण। ठीक है। अब बात ये आती है जैसे कोटि पूरक क्या होगा। आप कहोगे कोटि पूरक के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। जब आप 90 में से 42 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए कितना बचा 8 और ये कितना बचा 4, यानी 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर मिलते हैं आपसे, मुझे लग रहा है आवाज आ रही है इससे पहले कि कॉपीराइट आए। ठीक है, मिलते हैं भाई बाद में।